चीफ एग्जेक्टिव और अदर ऑफिसर्स। सबसे पहले कहानी होगी चीफ एग्जेक्टिव की। चीफ एग्जेक्टिव कहां से आता है? ये कंपनी का ऑल इन ऑल है, एक ऐसा शख्स जो कि डायरेक्टर्स में सबसे तगड़ा है। मैं अगर नॉर्मल बात करूं तो हम पाकिस्तान के जितने भी वोटर्स हैं, ये मेंबर्स हैं पाकिस्तान के, हम लोग जिनको असेंबली में भेजते हैं वो पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हैं, और वो असेंबली मेंबरान अपने लिए एक बंदा आपस में से जो चूज करते हैं वजीर आजम, वो चीफ एग्जेक्टिव है। तो चीफ एग्जेक्टिव बेसिकली वो बंदा है जो कंपनी का ऑल इन ऑल है। ये डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करता है। डायरेक्टर्स की निस्बत इसकी पावर्स बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन सिंबॉलिक हेड माना जाता है कि हाँ भाई ये बंदा है जो फुल टाइम चीजों को देख रहा है। ये कंपनी की एम्प्लॉइज में से भी किसी को आप अपग्रेड करके बना सकते हैं। ये किसी दूसरी कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव को तोड़ के उसको अपने पास नौकरी भी दे सकते हैं, और ये डायरेक्टर्स में से किसी ऐसे डायरेक्टर को जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं या जो ज्यादा काम करता है या जो सबको पता है कि कंपनी चलाने का अहल है, डायरेक्टर्स मिलकर उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज हमने ध्यान में रखनी है कि चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में से भी हो सकता है, डायरेक्टर से बाहर भी हो सकता है, ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस भी हो सकता है और नहीं भी। तो इस चैप्टर में अगर कोई मुश्किल चीज है या जिसपे मेहनत लगेगी, वो चीफ एग्जेक्टिव की डेफिनेशन है। चीफ एग्जेक्टिव किसी कंपनी के रिलेशन में मीन्स एन इंडिविजुअल, एक इंसान, हु सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स के कंट्रोल और डायरेक्शन के साथ मिलके काम कर रहा होता है। और क्या होता है? इज इंटरेस्टेड विद, उसको दिया जाता है क्या? होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सारी की सारी या तकरीबन सारी की सारी, सब्सटेंशियली द होल ज्यादातर समझें, ऑफ द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट जो कि कंपनी के अफेयर्स को चलाती है, उसकी मैक्सिमम पावर्स इसको दी हुई होती है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि चीफ एग्जेक्टिव की डेफिनेशन में जितना दा लगाया ना इन्होंने, इतना दा कंपनी लॉ ने किसी और जगह नहीं लगाया। दा समझते हैं? दो का ठीक है। हम क्या कहते हैं? who subject to the control and direction of the directors interested with the whole or substantially the whole of the powers of management of the affairs of the company। चबा चबा के इस्तेमाल किया। लॉ के अंदर जब वो वर्ड दा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक आपको बताना चाहते हैं कि मैं इस चीज पे जोर देना चाह रहा हूं। तो चीफ एग्जेक्टिव के लिए बड़ा चबा चबा के इन्होंने बोला कि चीफ एग्जेक्टिव भाई वो भाई साहब हैं जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी की मैनेजमेंट के सारे अफेयर्स या तकरीबन सारे अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, उसका नाम होगा चीफ एग्जेक्टिव। कहानी आगे बढ़ती है। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर भी हो सकता है, एंड एनी अदर पर्सन, और कोई और शख्स भी हो सकता है। इसका मतलब है ये वाजिब नहीं है कि हमें डायरेक्टर्स में से चीफ एग्जेक्टिव लेके आना है। ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जेक्टिव बाय व्हाटएवर नेम, जो बंदा चीफ एग्जेक्टिव की सीट पे किसी भी नाम से बैठा हो सकता है कंपनी इसको एमडी साहब कहती हो जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, हो सकता है गवर्नमेंट के इदारे में हम इसको चेयरमैन कह देते हो। एनी पर्सन जो किसी भी नाम से बैठा हुआ है लेकिन वो इस सीट पे बैठा हुआ है, तो वो चीफ एग्जेक्टिव कहलाएगा। एंड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज, चाहे इसके साथ नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, तो चाहे डायरेक्टर्स में से है या नहीं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या नहीं, वो शख्स जो किसी भी नाम से कंपनी के मैक्सिमम अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टर्स के साथ मिलके, उसको हम क्या कह रहे हैं? चीफ एग्जेक्टिव। क्या ये बात समझ आ रही है? चीफ एग्जेक्टिव के बारे में थोड़ी सी बातें किताब कहती है कि अगर वो डायरेक्टर नहीं भी है तो तसव्वुर करेंगे वो डायरेक्टर है। जब भी लोग कहेगा ना ये डायरेक्टर्स की पावर्स है, ये डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज है, तो हम ऑटोमेटिकली समझेंगे कि इसका मतलब है चीफ एग्जेक्टिव भी। जो शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता वो चीफ एग्जेक्टिव भी नहीं बन सकता। ये बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और ये अपनी अथॉरिटी उस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ा सकता जितना इसको अथॉरिटी दी गई है। इसका मतलब है खास डिफाइंड अथॉरिटी, उससे आगे नहीं जाएगा। फिर एक जुमला है, गवर्नमेंट के केस में ये कहां से आएगा, इसकी क्या रूल्स होंगे। जब भी गवर्नमेंट की बात आए तो हमने कहना है गवर्नमेंट जाने और ये जाने, हम साइड पे हो जाएंगे। कंपनी लॉ ने गवर्नमेंट रिलेटेड इदारों में कहा है कि गवर्नमेंट तय करेगी कि चीफ एग्जेक्टिव कौन होगा, उसके क्या टर्म्स होंगे, उसकी कितनी मुद्दत होगी, उसके कितने पैसे होंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। चीफ एग्जेक्टिव और अदर ऑफिसर के चैप्टर में असल डिस्कशन चीफ एग्जेक्टिव के है ऊपर है, बाकी ऑफिसर्स के ऊपर तो एक एक समझे पैरा है या समझे छोटी छोटी सी डिस्कशन है। अब चीफ एग्जेक्टिव कैसे आता है, कहां से आता है? सबसे पहले फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव की बात करते हैं। जिस वक्त हम कंपनी को के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे थे, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, उधर हमने एक जुमला पढ़ा था कि जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी, जिन लोगों को उसने डायरेक्टर या चीफ एग्जेक्टिव बोला होगा वो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी।
तो जिस वक्त आप कंपनी को रजिस्टर कराने लगते हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बता देते हैं कि ये होंगे हमारे शुरू के डायरेक्टर्स और ये होगा हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जिस दिन कंपनी वजूद में आती है उस दिन जिनके नाम नामजद किए होते हैं वो खुद ब खुद डायरेक्टर्स बन जाते हैं और वो बंदा खुद ब खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है। जैसे कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त अपनी पहली स्पीच में उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, जो मुल्क पाकिस्तान बनने जा रहा है इसका इस तरह से निज़ाम होगा और इसमें मैं लियाकत अली खान साहब को, नवाबजादा लियाकत अली खान साहब को इसका पहला जो है वो वजीर आज़म मुंतखब कर रहा हूँ। जुमला आगे भी था, जिनकी तनख्वाह 1 रुपया पर मंथ होगी। खैर 1947 का 1 रुपया था, स्टिल वो 1 रुपया उस वक्त भी को बहुत ज्यादा इतनी तूफानी चीज नहीं था। तो अब ऐसे में इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी लियाकत अली खान साहब के लिए। सब्सक्राइबर्स ने, बानी ने तय कर दिया था कि ये होगा पहला चीफ एग्जीक्यूटिव। तो अगर बानी तय कर देंगे तो वो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वो बंदा जिसको नाम नामजद किया होगा डॉक्यूमेंट्स में वो खुद ब खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएगा बगैर किसी इलेक्शन के। ये चीफ एग्जीक्यूटिव पहली एजीएम तक रहेगा। अगर चाहें तो इसका एजीएम से कम भी टेन्योर रख सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा टेन्योर होगा पहली एजीएम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब्सक्राइबर कहीं ये बंदा 10 साल का चीफ एग्जीक्यूटिव है। पहली एजीएम पे उस वक्त तक के जो मेंबर्स इकट्ठे होंगे, अब उन्होंने डिसाइड करना होगा अगले डायरेक्टर्स कौन है और फिर उन सिलेक्टेड डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना होगा अगला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव की लाइफ होगी फर्स्ट एजीएम तक। साथ में उन्होंने कह दिया नॉट स्टैंडिंग अबव प्रोविजन, ऊपर जो लिखा हुआ उसको खाते में ना लाते हुए गवर्नमेंट के पास हमेशा, पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। तो जो गवर्नमेंट वाली कंपनी है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लेके आएगी और हम जो बात कर रहे हैं वो आम लोगों की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सक्राइबर तय करेंगे, उसके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ भेज देंगे और वो फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, या अगर चाहे तो शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें बाद में आने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव की, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, तो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव हर दफा इलेक्शन के बाद आएगा। पहले एजीएम पे इलेक्शन होगा, फिर 3-3 साल बाद डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा। जैसे हम लोग पहले इलेक्शन में डायरेक्टर्स को चूज करते हैं, यानी कि असेंबली मेंबरान, फिर असेंबली मेंबरान कुछ दिनों बाद आपस में से एक बंदे को या तय करके एक वजीर आजम डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग चूज कर रहे होंगे डायरेक्टर्स को, मेंबर्स, और डायरेक्टर्स फिर चूज कर रहे होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव को। तो जब डायरेक्टर सिलेक्ट होंगे तो उसके 14 दिनों के अंदर अंदर वो नया चीफ एग्जीक्यूटिव ले आएंगे। इसी तरह से अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए, ये क्या चीज है, सीट खाली हो जाए डायरेक्टर के ऑफिस में, चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट खाली हो गई, वो मर गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई और इस तरह से रिजाइन करके चला गया, तो जैसे ही सीट खाली हुई है आपने 14 डेज के अंदर अंदर नए चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट हमेशा डायरेक्टर्स करेंगे, इसमें मेंबर्स का कोई रोल नहीं है। पहला वाला भी सब्सक्राइबर्स जो है वो कर रहे हैं, सब्सीक्वेंट भी डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं और कैजुअल वैकेंसी भी डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सब्सीक्वेंट और कैजुअल वैकेंसी 14 दिन में फिल करनी होगी, 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और जो पहला वाला है उसका नाम हमने नामजद किया हुआ था। एक बड़ा मजे का रूल है कि पिछला चीफ एग्जीक्यूटिव नए चीफ एग्जीक्यूटिव को वेलकम करने के बाद जाएगा, ये नहीं कि वो अपनी कुर्सी तब तक खाली नहीं करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव की अहम कुर्सी, कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। वो भले रिटायर भी हो रहा है, वो नए बंदे को आने देगा, जब वो आएगा उसको वो हैंड ओवर करेगा चीजें और फिर चला जाएगा। एक्सेप्ट पिछले वाले बंदे को हमने एक्सप्रेसली निकाल दिया हो, अगर हमने उसको एक्सप्रेसली निकाल दिया तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा। या अगर ये पिछला बंदा नए बंदे को अगर आने नहीं दे रहा तो फिर हम जो है ना इसको साइड पे कर देंगे और फिर वो सीट खाली हो सकती है। अदरवाइज रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू परफॉर्म करेगा अंटिल सक्सेसर अपॉइंट, अनलेस के नॉन अपॉइंटमेंट उसके डिफॉल्ट की वजह से हो या उसका ऑफिस एक्सप्रेसली टर्मिनेट हुआ। फेडरल गवर्नमेंट के पास हमेशा उस कंपनी में इख्तियार है जहां मेजॉरिटी डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के हैं, वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये जुमला कई जगह नजर आएगा। जब भी चीफ एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट का ताल्लुक आए तो गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के अपने रूल सेट करेगी, वो हमारे कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, उनकी मर्जी, वो जैसे मर्जी करें। तो क्या सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव समझ आ रहा है? मुझे बताएं चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन, इसके बेसिक फीचर और फर्स्ट और सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव में कोई सवाल? जी, ये डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? ये डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन जो लॉ ने डायरेक्टर्स की सेक्शन 153 में बताई है, उनमें से कोई भी एक अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब 2 बातें होती हैं, एक बंदा या डिस्क्वालीफाई होता है या उसे निकाला जाता है। डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? उन्हीं बातों पे जो डायरेक्टर्स की लिस्ट हम पढ़ते हैं एक और चैप्टर में जाके। निकाला कैसे जाएगा वो इससे अगला मुद्दा है मेरा। जी जी, अगर ये चला जाएगा तो क्या दरमियान में कोई एक्टिंग सीईओ अपॉइंट होगा? ऐसा नहीं है।
वो सीट खाली हो जाएगी 14 डेज, ज्यादा से ज्यादा 14 डेज। उन्होंने कहा है ना 14 डेज में, उन्होंने ये नहीं कहा 14 दिन बाद अपॉइंट करें। विद इन 14 डेज का मतलब है 2 हफ्तों में जिस वक्त भी इजी हो। अब जब वो बिल्कुल ही छोड़ के चला जाएगा तो हो सकता है डायरेक्टर तीसरे दिन इकट्ठे होकर एक और बंदे को नामजद कर दें। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? डायरेक्टर का इलेक्शन किस तरह से होगा, एक और चैप्टर में कल हम इंशाल्लाह डायरेक्टर के इलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे। 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। जी, ये 14 डेज ऑफ इलेक्शन है, यानी कि सब्सीक्वेंट कब आएगा, जब डायरेक्टर का इलेक्शन हो चुका होगा, डायरेक्टर अपॉइंट हो गए होंगे, उसके अगले 14 दिनों में वो जो अपॉइंटेड डायरेक्टर्स है वो चूज कर लेंगे। और इसी तरह से कैजुअल वैकेंसी होगी तो जितने डायरेक्टर्स मौजूद होंगे वो अगला बंदा चूज कर लेंगे। जी 14 डेज, दोनों केसेस में 14 डेज है, या इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स या वॉट एवर द केस। अगर तो प्रॉपर रिटायर हो रहा है तो ठीक है, वो रिटायर हो जाएगा और इलेक्शन के बाद अगले 14 दिन में आ जाएगा, और अचानक से चला जाए कैजुअल वैकेंसी तो उसके 14 दिनों के अंदर। जी सर, जरूरी है कि इसके शेयर्स भी हों अपने? क्या इसके शेयर्स होने जरूरी है? भाई इसका मेंबर होना भी शर्त नहीं है। मैंने यहां तक कह दिया कि आप अपने एम्प्लॉय को भी बना सकते हैं। सर, जब इसका स्टेक नहीं होगा कंपनी के अंदर तो फिर ये कैसे इसको? जब इसका कंपनी में स्टेक ही नहीं होगा तो फिर ये कंपनी को क्यों लेके चलेगा? तनख्वाह ले रहा होगा अच्छी तगड़ी, और अगेन कंपनी से निकाल दिया जाएगा तो वो तनख्वाह हाथ से चली जाएगी। तो 2 तरह का स्टेक हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसको बहुत बड़ी सैलरी मिल सकती है, और अगर ये डायरेक्टर्स में से आया है तो जाहिर है फिर इसके पास एक अच्छा शेयर होल्डिंग होगी और अच्छी नुमाइंदगी होगी, परफॉर्म करेगा तो अगली दफा चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा। फिर पावर भी तो एक अलग गेम होती है ना, लोग वो पावर तो बरकरार रखना चाहेंगे, उसके लिए ये फिर काम भी करेगा। जी, वो मालिक था कंपनी का और सीईओ भी था, उसकी अगर डेथ होगी उसका बेटा आगे उसी की जगह पे। जी, अब अगेन अगर एक बंदा मालिक भी था और सीईओ भी था, मालिक से यहाँ मुराद मैं थोड़ी सी और लूंगा, चूंकि सोल ट्रेडर में मालिक ऑल इन ऑल होता है, कंपनियों का कोई एक मालिक नहीं होता, बट शायद मालिक से यहाँ मुराद है कि फर्ज करें 70% शेयर्स उसके पास थे, 70% शेयर्स उसके पास थे और वो खुद ही डायरेक्टर भी था और खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव भी था। डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, रिमेनिंग डायरेक्टर। अच्छा, जब उसकी डेथ हुई तो वो बीइंग डायरेक्टर भी डेथ हो गई, बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव भी डेथ हो गई, उसके शेयर मिल जाएंगे बच्चों को, बच्चे बन जाएंगे 70% के शेयर होल्डर, बच्चे नए डायरेक्टर ले आएंगे जो कि वो खुद होंगे, और वो डायरेक्टर्स चूज करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव को, सिंपल मेजोरिटी से चूज होना है, आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स तो घर के हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव कहां से आएगा? घर से आएगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ज्यादा शेयर्स वाला बंदा अपने आप को पहले डायरेक्टर बनाता है और फिर थोड़ी सी पॉलिटिक्स करके, अगर शेयर्स कम हो और अगर ज्यादा हो तो पॉलिटिक्स की भी जरूरत नहीं है, वो अपने शेयर्स अपने आप को कास्ट कर ले। तभी अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे सीए की फील्ड के लोग सीएफओ तो बनते हैं, सीईओ नहीं बनते। तो एक जगह एक डिस्कशन हो रही थी और वो जो है ना कुछ यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना वो उनके अजीब से मसले हैं, आप लोग सीएफओ तक जाते हैं लेकिन सीएफओ से ऊपर लेवल होता है सीईओ। तो आप में ऐसी क्या चीज मिसिंग है जिसकी वजह से आप लोग सीईओ नहीं बन पाते? मैंने कहा मीर बाप। मतलब वो टॉन्ट मार रहे थे कि भाई तुम लोगों में वो क्या स्किल की कमी है, तुम में ऐसी क्या कमी है कि तुम लोग सीईओ नहीं बन पाते, सीएफओ बनते हो। मैं कहा जी एक अमीर बाप की कमी होती है, आप लोगों की साइड पे वो अमीर बाप मौजूद होता है, वो अपनी ही कंपनी में अपने नकारा से बच्चे को चीफ एग्जीक्यूटिव लगा देता है। तो मेहनत करके कंपिटेंस हम जिस जगह जा सकते हैं हम पहुंच जाते हैं, हम सीएफओ तक पहुंच जाते हैं, जो कि कंपनी की फाइनेंस की सबसे बड़ी पोजीशन है और हमारी क्वालिफिकेशन भी फाइनेंस की है। अब आप कहेंगे जी एक बंदे ने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है तो वो लीगल एडवाइजर क्यों नहीं बन पा रहा? भाई उसने जिस फील्ड में किया वो करेगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कोई महारत वाली चीज नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए बेसिकली आपको जो है ताकत चाहिए। भाई देखिए ना, आज भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या इससे पहले भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान के, तो आपको लगता है कि उनके पास कोई ऐसी सलाहियत थी कि उन्हें मुल्क चलाने आते हैं? एक ने तो डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया था, एक इस वक्त जो कर रहा है। तो सलाहियत चाहिए ही नहीं, वोट चाहिए, पावर चाहिए। और कंपनी में पावर कहां से आती है? पैसे, शेयर्स। तो हो सकता है कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव 5वीं पास हो, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, कंपनी सारी उसकी है, वो अपनी कंपनी अपने हाथ से डुबो दे, कोई मसला नहीं है। खैर वापस इधर आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हमें फर्स्ट और सब्सिक्वेंट समझ आ गया। अब चीफ एग्जीक्यूटिव की जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट वो कैसे होंगी? कंपनी वाले तय करेंगे, या तो डायरेक्टर्स तय कर लेंगे या कंपनी जनरल मीटिंग में तय करेगी, लेकिन जो तय करेगा आर्टिकल्स के मुताबिक होगा। फेडरल गवर्नमेंट के केस में जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा। और अगर एक बंदा एलिजिबल डायरेक्टर बनने के लिए है तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए भी इनएलिजिबल है।
चीफ एग्जेक्टिव पब्लिक कंपनी का कंपीटिंग बिजनेस में नहीं आएगा। ये जो पब्लिक कंपनी है जिसमें आवाम का स्टेक है, एक तो प्राइवेट है ना, चंद लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, वो जो मर्जी करें। पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव एग्जैक्टली वो बिजनेस नहीं करेगा जो उसकी कंपनी का है, वरना क्या होगा, ये कंपनी का ऑल इन ऑल है, अगर इसका अपना जाती भी वही वाला बिजनेस हुआ तो फिर ये कंपनी के कस्टमर तोड़ के अपने प्राइवेट बिजनेस में ले जाएगा। तो चीफ एग्जेक्टिव वो बिजनेस नहीं करेगा जो इसकी कंपनी का बिजनेस है, अगर करेगा तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। हाँ, एक बंदे को हम लेके एक और बिजनेस से आए हैं जी, टेक्सटाइल कंपनी चलाता था, हम उसे लेके आया, तुम हमारे चीफ एग्जेक्टिव बन जाओ, तो भाई वो तो पहले से ही वो काम कर रहा है, तो ऐसा बंदा अपॉइंटमेंट के वक्त बता देगा कि जी मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर कंपनी वाले ध्यान से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो चीफ एग्जेक्टिव वो या उसका स्पाउस, उसकी बीवी या उसका शौहर और उसके माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड कि वो किसी ऐसे बिजनेस में एंगेज हो जो कि उसकी कंपनी का है या उसकी सब्सिडरी का है। और अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट पहले से एंगेज है तो फिर उसको नोटिस देना होगा, डिस्क्लोज करना होगा उस बिजनेस के बारे में कि मेरा ये बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ। फाइनली चीफ एग्जेक्टिव को अगर निकालना है तो चीफ एग्जेक्टिव को निकालने के लिए हमेशा आपको 75% ताकत चाहिए। 75% ताकत 3 जगह पे आ सकती है। अगर डायरेक्टर्स इसे निकालना चाहें तो डायरेक्टर्स को अपनी तादाद, क्वांटिटी का 75% चाहिए इसे निकालने के लिए। इंटरेस्टिंगली ये खुद भी डायरेक्टर है, तो अगर कंपनी में 8 डायरेक्टर्स हैं, 6 कहेंगे तो ये निकलेगा, और उन 2 में एक तो ये भी होगा जो इनकार करेगा, तो सिर्फ 1-2 और बंदे इसने अपने साथ में डालिए तो बच जाएगा। तो डायरेक्टर्स निकालना चाहेंगे तो डायरेक्टर्स को 3/4 अक्सरियत चाहिए तादाद की। मेंबर निकालना चाहे तो मेंबर्स के यहाँ 75% को स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। मेंबर निकालना चाहते हैं तो वो अपनी मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, और अगर गवर्नमेंट निकालना चाहती है तो वहां निकाल सकती है जिस कंपनी की 75% वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास हो। तो आपने टोटका याद रखना है कि चीफ एग्जेक्टिव हमेशा 75% ताकत से निकलता है। डायरेक्टर्स हो तो उन तादाद का 75%, मेंबर्स हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और गवर्नमेंट हो तो 75% वोटिंग पावर हो तो 75% वोटिंग पावर, स्पेशल रेजोल्यूशन या 3/4 मेजॉरिटी, वो से निकाल सकते हैं। इतना जज्बाती हो गया कि उसने मेज के बीच में से चलना शुरू हो गया। कुछ अर्से पहले चैट जीपीटी जरा एक्यूरेसी लेवल हल्का होता था तो उस बेचारे ने जो तस्वीर उसे समझ आई वो बना दी। जी जी, क्या चीफ एग्जेक्टिव एज अ डायरेक्टर काउंट होगा? यस, मैंने तकरीबन 2 दफा जबानी और 2 दफा लिखे हुए में ये बात बताई है कि चीफ एग्जेक्टिव इज अ डीम डायरेक्टर। वो डायरेक्टर्स में से है या नहीं है, हम तस्वुर करेंगे वो डायरेक्टर है। ये इसलिए कह दिया कि जब हम डायरेक्टर के चैप्टर में सारे रूल्स पढ़ रहे होंगे ना, ये डायरेक्टर की पावर है, ये डायरेक्टर की लायबिलिटी है, डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टर, वो सब का सब चीफ एग्जेक्टिव के साथ होगा। तो ये डायरेक्टर्स में से आया तो है ही डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर्स में से नहीं भी आया, डीम डायरेक्टर तस्वुर किया जाएगा कि ये डायरेक्टर है। चीफ एग्जेक्टिव से रिलेटेड स्टिल कोई सवाल है तो बताएं। जी, क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से आएगा? मिनिमम नंबर ऑफ क्या? डायरेक्टर। डायरेक्टर कैसे कहते हैं? एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो ये जिस मर्जी नाम से जो भी हो, हम इसे डायरेक्टर कह रहे हैं। जब डायरेक्टर कह रहे हैं तो जहां जहां वर्ड डायरेक्टर इस्तेमाल हुआ है वहां वहां ये भी इस्तेमाल होगा। तो अगर एक कंपनी को 3 डायरेक्टर्स चाहिए, 2 डायरेक्टर्स हैं और एक चीफ एग्जेक्टिव है, तो चीफ एग्जेक्टिव को क्या तस्वुर करेंगे? डायरेक्टर। अब कहेंगे एक बंदा, दूसरा बंदा और एक तस्वुराती तीसरा बंदा, 3 हो गए, गिनती पूरी। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जी, क्या आर्टिकल्स में नाम आएगा? आर्टिकल्स में आप बिल्कुल शुरू में आर्टिकल्स के साथ आप पहले चीफ एग्जेक्टिव का बताते हैं, उसके बाद वाले आर्टिकल्स में नहीं लिखे जाते, बाद वाले इलेक्शन लड़के आते हैं, यानी कि इलेक्शन के डायरेक्टर्स की उनसे वोटों से आते हैं। चीफ एग्जेक्टिव को एससीसीपी या रजिस्ट्रार निकाल सकते हैं? क्या एससीसीपी या रजिस्ट्रार चीफ एग्जेक्टिव को निकाल सकता है? यस, निकाल सकता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, निकाल सकते हैं। एक खास लेवल की बदउनवानी करने के ऊपर रजिस्ट्रार को 10% लोग शिकायत करते हैं, वो अपने तरीके से निकालता है, और एससीसीपी के पास एक पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की किसी को, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम डायरेक्टर में पढ़ेंगे, डायरेक्टर को निकालने के 2 तरीके हैं, इसलिए कि कैफ है, वरना डायरेक्टर को निकालने के 3 तरीके होते हैं। मेंबर्स निकाल सकते हैं उसको एक रेजोल्यूशन पास करके, या लॉ में लिखी हुई किसी चीज से वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और तीसरा एससीसीपी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दे सकता है। एक लंबी सी लिस्ट है, हमारे सिलेबस में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। 14 डेज एक्सटेंड हो सकती है? क्या ये 14 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं? अगर लॉ ने नहीं लिखा तो नहीं हो सकता। सी लॉ का ना बड़ा आसान सा फंडा है, जो बोल दिया बोल दिया। इन्होंने जो कहा है बस वही है, हमने खुद से नहीं सोचना कि यूं हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इन्होंने कहा है कि 14 दिन, जहां एक्सटेंशन देनी होती है खुद बताते हैं तो वहां मिल सकती है, और जहां खामोश है
हम तसव्वुर नहीं करेंगे। बी लॉ में इस तरह का मजाक होता है कि अच्छा यूं सोचें तो ये जवाब है, यूं सोचें, वहां ये वकीलों वाली डिबेट चल जाती है। सी लॉ के अंदर ना अपने आप को बड़ा क्लियर रखना है आपने कि जो जैसे जितना है, हो सकता है आपके यहाँ 14 दिन कम है, 15 दिन होने चाहिए थे, 20 दिन होने चाहिए थे, तो ठीक है, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं, लेकिन आप भी इनके जज्बात की कदर करें। जो इन्होंने लिख दिया है वो वैसे ही है। मैं लॉजिक पे जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं अल्टीमेटली आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आपने याद वो करना है जो किताब में लिखा हुआ है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगर ये 14 डेज में नहीं हुआ तो कोई पेनल्टी पड़ सकती है? जी, अब अगेन, अगर ये 14 डेज में नहीं हुआ तो क्या कोई पेनल्टी पड़ेगी? अगर हमारी किताब ने नहीं लिखा तो हमने टेंशन नहीं लेनी। कंपनी लॉ की जितनी भी प्रोविजन जब फॉलो नहीं करते तो उस पर कोई स्पेसिफिक या जनरल पेनल्टी होती है। स्पेसिफिक तब होती है जब वो सेक्शन बता दे, और जनरल तब होती है जब आपने जनरली कंपनी लॉ को नॉन कंप्लाई किया हो। तो कंपनियों को छोड़ेगा नहीं एससीसीपी। बस हमें दुआ ये करनी है कि हमारे सिलेबस में पेनल्टी ना लिखी हो तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर हमारी किताब ने हमें नहीं बताया तो हम आजाद हैं। तो हमने बस उस हद तक उस बाउंड्री में रहना है। सोचना है, बिल्कुल सही बात है, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं, जरूर होगी पेनल्टी, लेकिन अगर हमारी किताब ने हमें नहीं बताया, जैसे देखे ना, मैंने कहा डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। अब हो तो सकता है, लेकिन मैं क्यों उस सेक्शन की डिटेल में जाऊं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं। इमीडिएटली अभी को 2 दिन पहले सीए फाइनल की क्लास में खड़े होकर मैंने कुछ 4 स्लाइड्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशंस की लिस्ट समझाई है। तो मेरे लिए तो समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन आप लोग परेशान हो जाएंगे। वो नहीं होता, वो जो नन्हे मुन्ने पौधे हो तो उनको जब पानी देना होता है तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हैं, और अगर एक बड़ा घना जंगल हो, ऊंचे ऊंचे दरख्त हो, बड़े बड़े तने हैं और जनाब मजबूत दरख्त हैं, तो आप बहुत बड़ा पानी का सोर्स ले जाके जो है ना, वासा का बड़े वाला पाइप ले जाके उनको पानी दे दें। अब वासे के बड़े वाले पाइप से वो पौधों को पानी दे दें तो काम खराब हो जाएगा। तो आप लोग अभी मासूम नन्हे मुन्ने रही हैं, अभी आप लोग ग्रुप ए के एक पेपर में मौजूद है। आप बहुत जानना चाहते हैं, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन ज्यादा पानी इन पौधों की सेहत के लिए हानिकारक है। आप जरूर जान लें। आप जैसे ही पेपर दें, आप हमारे YouTube पे जाएं, सीए फाइनल के पहले 2 वीक के लेक्चर्स जो है वहां पे अपलोड हुए पड़े हुए होते हैं, ट्रायल के तौर पे वो देखें। कहीं ना कहीं और सर्च करते करते मेरा कोई क्रैश कोर्स ढूंढ लें, किसी और जगह कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन मालूमात के लिए वो बहुत अच्छा है। पेपर देने के बाद पेपर तक हमने उतना करना है, इतना ही बहुत है। हाँ, या लोग कह रहे होते हैं सर इतने चैप्टर हैं, या कहते हैं सर अभी हमें ये भी जानना है और ये भी जानना है। जानना आपका हक है, लेकिन उसके बाद आपने वापस आना है और ये देखना है कि आपके फ्रेमवर्क में क्या है। हमारे फ्रेमवर्क में जो लिखे हमने तो उसे याद रखना है। डन। तो इसलिए मैं सीलो में थोड़ा लेफ्ट राइट कम होता हूँ, और हो भी तो मैं याद कराता हूँ कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, आप वापस आ जाए मेरे साथ। तो क्या ये बात समझ आई? यस सर। अगला ऑफिसर चेयरमैन। बाकी ऑफिसर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन है। इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था चीफ एग्जीक्यूटिव और थोड़े से और ऑफिसर्स। चैप्टर का नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स। तो अदर ऑफिसर्स के बारे में बस एक ही पैराग्राफ दिया किताब ने, मैंने उसे बुलेट्स बना बना के काम चला लिया। चेयरमैन कौन है? मीटिंग की सदारत करने वाला बंदा। जैसे असेंबलियों में स्पीकर होता है, स्पीकर उन्हीं में से होता है, और स्पीकर रेगुलेट करता है, भाई बाप बोले या बाप बोले। इवन स्पीकर वजीर आजम को भी कह सकता है बस आपकी बारी खत्म हो गई, अब साथ वाले भाई को बोलने दें। ये रैंक में उसके नीचे है, लेकिन जिस वक्त मीटिंग चल रही होगी, जिस वक्त असेंबली की कार्रवाई चल रही होगी, वो रेगुलेट कर रहा होगा। तो चेयरमैन इज दैट पर्सन जिसको हम मीटिंग्स के अंदर का हेड बनाते हैं कि मीटिंग का डेकोरम तुमने मेंटेन रखना है, डायरेक्टर्स अपना काम सही कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की अटेंडेंस पूरी है या नहीं है, ये सारी चीजें तुमने देखनी है। लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन होना लाजमी है। लिस्टेड कंपनी का बोर्ड 14 दिनों में जिस तरह से अपने लिए चीफ एग्जीक्यूटिव चूज करता है, वैसे ही अपने लिए चेयरमैन भी चूज कर लेगा। और चेयरमैन जो है वो आके चीजों को देखेगा, और ये चेयरमैन जो है वो अपनी बोर्ड की लीडरशिप और सारी चीजें कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारी सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को देखेगा। फिर हमने एक और जगह पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनी की होती हैं, उस पर एक और भाई साहब भी अपनी एक ऐड कर रहे होते हैं, रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट। हमने कहा था अकाउंट्स होंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट होगी, ऑडिटर रिपोर्ट होगी, और अगर लिस्टेड हुई चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट ये अपनी अलग से उसके अंदर ऐड करेगा। चेयरमैन भी 3 साल के लिए आएगा, अनलेस किसको पहले निकाल दिया जाए। और इसी तरह से 3 साल बाद जो नया बोर्ड आएगा वो अपने लिए नए चेयरमैन को चूज कर रहे होंगे। बोर्ड क्लियरली डिफाइन कर देगा कि चेयरमैन ने क्या काम करने और चीफ एग्जीक्यूटिव ने क्या काम करने हैं। अब एक बहुत ही कीमती सवाल कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को ही हम चेयरमैन का रोल दे दें? जवाब है यस, वो हो सकता है, अनलेस के लॉ मना कर दे। एससीसीपी
चाहे तो कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनियां डिफाइन कर दे जहां चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी द, तो अगर एसईसी भी डिफाइन कर दे कि कुछ ऐसी कंपनियां जहां ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो वहां ये दोनों सेम नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मली ये दोनों काम एक बंदे के जिम्मे आ सकते हैं, लेकिन जहां एसईसीपी कह देगा वहां ये एक बंदा दोनों काम नहीं कर रहा होगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं, लिस्टेड कंपनी में उन्होंने कह दिया कि चीफ एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव में से हो, फुल टाइम बैठ रहा हो, और चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव में से हो, वो जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डिस्कशन इंशाल्लाह कल हम डायरेक्टर्स के साथ कर रहे होंगे। क्या चेयरमैन समझ आया? चेयरमैन के बाद लॉ हमें एक और बंदे के बारे में बताना चाह रही है, शेयर रजिस्ट्रार। शेयर रजिस्ट्रार का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो कंपनियों के शेयर रजिस्टर को, कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर को मेंटेन करे। लिस्टेड कंपनी के लिए वाजिब है कि आपके पास इतनी ट्रांजैक्शन है कि आप एक अपना इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार रखें। हजारों लोग हैं, हजारों लोग हर वक्त एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी शेयर इन हो रहे हैं, कभी आउट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक कंपनी से बाहर कोई इंडिपेंडेंट बंदा हो जो कंपनी के शेयर होल्डिंग के रिकॉर्ड को संभाल के रखे। तो लिस्टेड कंपनियों को अपना शेयर होल्डिंग का रजिस्टर, रिकॉर्ड ऑफ शेयर होल्डिंग आउटसोर्स करना पड़ता है किसी ऐसे इदारे को जो शेयर रजिस्ट्रार के रूल्स में आता है। हमारे सिलेबस में नहीं है कि कौन कौन हो सकता है शेयर रजिस्ट्रार, लेकिन जो शेयर रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, वो कंपनी के मेंबर्स की डिटेल, ट्रांसफर्स की डिटेल, क्या क्या कौन कौन उनके क्या एड्रेसेस हैं, उनको नोटिस गए नहीं गए, तो वो जो जितना भी शेयर रजिस्टर से रिलेटेड जिम्मेदारी है हम दे सकते हैं। लिस्टेड कंपनी एक ऐसा इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार रखेंगे जो हैंडल करेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर और अदर ऑब्लिगेशन। इस शेयर रजिस्ट्रार का नाम जो है वो आप नोटिस ऑफ मीटिंग में बताएंगे और सब लोगों से कहेंगे कि अब आपने अपने शेयर से रिलेटेड जो काम भी करवाना है, शेयर चेंज करने हैं, स्प्लिट करवाने हैं, डुप्लीकेट करवाने हैं, ट्रांसफर करने हैं, री इशू करवाने हैं, तो आप किसको दें? शेयर रजिस्ट्रार को। शेयर रजिस्ट्रार इन सारी चीजों को मेंटेन करेगा। इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसका क्या एक्सपीरियंस होगा, लॉ ने बताया हुआ है, हमारे सिलेबस से नहीं बताया हुआ। जी जी, ये सीडीसी भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, सीडीसी भी हो सकता है। इसके जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सीडीसी को भी अलाउ करते हैं। इंटरेस्टिंगली आप लोगों को जान के खुशी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को भी अलाउ करते हैं। तो बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ने अपना एक अलग से सेटअप बनाया हुआ है शेयर रजिस्ट्रार की सर्विसेज का, और सैकड़ों कंपनियों के शेयर रजिस्ट्रार की सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस मेंटेन करना है। एक 25,000 रुपए वाले ट्रेनिंग को लगा देना वहां पे और कंपनियों से लाखों रुपए कमा लेना है। तो ये सर्विसेज वो दे सकते हैं जो उन्होंने बताया, हमारे सिलेबस में नहीं है। और सर इसका बुक क्लोजर इसी का होता है? जी, अब बुक क्लोजर जब होगा तो बुक क्लोजर जब कंपनी करेगी तो इसको भी बता देगी भाई हम बुक्स क्लोज करने लगे हैं, तो ये भाई साहब अपने सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर देंगे, उसमें नई एंट्रियां मना हो जाएंगी। देन कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनी के जितने भी सेक्रेटरियल मैटर्स हैं, ये जो हम पूरा मीटिंग्स में पढ़ते हैं, बाकी और चीजों में पढ़ते हैं कि नोटिस होगा, फलाना होगा, इस तरह से लोग इकट्ठे होंगे, ये उनकी मीटिंग के मिनट्स होंगे, वो सारी चीजों का जो हमने रखा हुआ होता है वो कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करता है। यानी ये पूरे आपके कंपनी लॉ की किताब में हर जगह जहां लिखा है ना ये काम 10 दिन में होगा, 7 दिन में होगा, ये इतने दिन में होगा, उतने दिन में होगा, सेक्रेटरी इज द पर्सन जिसने उस चीज को एग्जीक्यूट करवाना है। तो कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कंपनी के लीगल मैटर्स का, कंपनी लॉ वाले मैटर्स का सेक्रेटरी होता है। हमारी किताब इसके बारे में बहुत बताना चाह रही है। उन्होंने बड़े ही जामे अल्फाज में आपको बताया ताकि आप खुद ही समझते रहें। एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू, कंपनी सेक्रेटरी किसे कहेंगे? एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल टास्क। सेक्रेटरी कौन है? जो सेक्रेटेरियल काम करता है। कूजे में समंदर बंद कर दिया, अब कलाबाजियां खाते रहो कि सेक्रेटेरियल काम क्या होता है। तो सेक्रेटरी वो है जो सेक्रेटेरियल काम करता है। आपने कहा यार कुछ और बताओ ना। अच्छा, एंड अदर ड्यूटीज, हाँ अब कुछ आने लगा है, कस्टमरली परफॉर्म बाय कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी वो है जो या सेक्रेटेरियल काम कर रहा है या कुछ और ऐसे काम करता हो जो कंपनी सेक्रेटरी करता है। आपने कहा आगे कुछ बता दो। उन्होंने कहा हैविंग सच क्वालिफिकेशन। आपने कहा हाँ आगे, और एक्सपीरियंस, हाँ जी, एज में भी स्पेसिफाइड। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक बड़ा तूफानी आदमी है। कंपनी सेक्रेटरी वो शख्स है जो सेक्रेटेरियल काम करता है या वो काम करता है जो नॉर्मली सेक्रेटरी करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, और इसकी वो क्वालिफिकेशन और इसका वो एक्सपीरियंस है जो बता दिया जाएगा। तो पूरी डेफिनेशन कुछ नहीं बता रहे। तो ये बेसिकली कंपनी के, फिर आगे हमारी किताब को जोश आया, उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए।
हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मे बी स्पेसिफाइड। उन्होंने कहा इतना तो हम भी कर सकते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा है जिसका हमें नहीं बताया, और खाम खा इनका दिल था कि हमें एक और ऑफिसर के बारे में पता लगे, और उन्होंने कहा आओ ऑफिसर के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहा कौन से? उन्होंने कहा बड़ा एक स्पेशल ऑफिसर है। हमने कहा जी क्या करता है? हाँ पता नहीं क्या करता है। ये वो करता है जो सेक्रेटेरियल काम है ना, ये वो करता है। तो आपने कहा अभी नहीं समझ आया, और बताओ। उन्होंने कहा या वो काम करता है जो कंपनी सेक्रेटरी करता है। ठीक है, वो आपने बचपन में नहीं पढ़े थे, एक डायरेक्ट टोन और एक इनडायरेक्ट टोन होती थी। तो पहले डायरेक्ट टोन में बताया ये वो काम करता है, ये सेक्रेटेरियल काम करता है। तो आपने कहा नहीं वो क्या होते हैं? उन्होंने कहा वो काम होते हैं जो सेक्रेटरी करता है। तो या ये वो काम करता है जो सेक्रेटेरियल है, या ये वो काम करता है जो कंपनी सेक्रेटरी का। वो असल में बताना ही चाह रहे हैं, मजाक अपनी जगह, बताना ही चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जिसका नाम हमने कंपनी सेक्रेटरी ना भी रखा हुआ हो, अगर वो वाली हरकतें कर रहा हो जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, तो हो सकता है आपका एक मैनेजर अकाउंट्स और आपने उसके जिम्मे ये काम लगाए हुए हैं जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी के होते हैं, तो फिर वो शख्स क्या कहलाएगा? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी वो है जो या तो असल में सेक्रेटरियल काम करता हो या वो वाले काम करता हो जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी को एलोकेट किए जाते हैं। तो बेचारे बताना ये चाह रहे थे, लेकिन मैंने खामखा जो है वो फालूदा कर दिया। तो वो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। आखिरी ऑफिसर स्क्रीन की तरफ आते ही नहीं, खैर टाइम कितना लगना है, हाँ क्योंकि ब्रेक करीब है। सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। कंपनी को उन्होंने कहा है कि आप एक एजेंट अपने पास ऑफिसर के तौर पे ला सकते हैं, और ये जो ये एजेंट होगा, ये जो ऑफिसर होगा, ये आपके मामलात देखेगा कि आप अपने सेल से रिलेटेड चीजें से फॉरवर्ड कर रहे हैं, परचेज से रिलेटेड। लेकिन याद रहे कि आपने अपने पूरी कंपनी की सारी सेल्स किसी एक एजेंट को नहीं दे देनी। अब अगेन 3 तरह के एजेंट की बात हुई है, सेल्स का एजेंट, परचेज का एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। तो ये ब्रोकर भी हो सकता है, ये मार्केटिंग एजेंट भी हो सकता है, ये आपका सामान ले जाके आगे रिटेलर्स को देने वाला भी हो सकता है। यानी आपने अपना सारा बिजनेस बाइंग का या सारा बिजनेस सेलिंग का या सारा डिस्ट्रीब्यूशन का किसी एक अकेले बंदे को नहीं देना। क्यों? अगर आप उस अकेले बंदे को देंगे उसकी मोनोपोली बन जाएगी। लेकिन फर्ज करें एक बंदा बड़ा कमाल है और उस जैसा काम ही नहीं करता कोई पाकिस्तान में, ओके, एसईसीपी से जाके पूछ ले। एसईसीपी को अगर लगे कि कोई मसला नहीं है तो एसईसीपी इजाजत दे सकता है। इसका मतलब है कोई भी कंपनी पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान से बाहर की हो जो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो अपने तमाम कामों के लिए एक सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट तब तक अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक एसईसीपी इजाजत ना दे दे। हाँ, मुल्क से बाहर की कंपनी अगर पाकिस्तान में काम कर रही है और वो काम का क्वांटम कम है, उनका असल काम बाहर होता है और थोड़ा बहुत काम पाकिस्तान में होता है, वो सोल परचेज सेल एजेंट बगैर पूछे रख सकते हैं। लेकिन बाहर की कंपनी का भी पाकिस्तान में मेन बिजनेस हो तो फिर उनको भी इजाजत लेनी पड़ेगी सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट करने के लिए। याद रहेगा? तो ये 3 रूल हैं। पहला रूल, पाकिस्तानी कंपनियों को सोल परचेज सेल एजेंट अपॉइंट करने के लिए एसईसीपी की इजाजत चाहिए। दूसरा रूल, मुल्क से बाहर की कंपनी का अगर हल्का बिजनेस पाकिस्तान में तो उसको इजाजत नहीं चाहिए। तीसरा रूल, मुल्क से बाहर की कंपनी का मेजर बिजनेस अगर पाकिस्तान में तो उसे चाहिए। इससे पहले कि आपका सवाल है मैं बता दूं, वर्ड मेजर को डिफाइन नहीं किया इन्होंने। तब मेजर से कितना मुराद है, कितने परसेंटेज मुराद है, नहीं, तो कॉमनली मेजर से मुराद होता है ज्यादातर। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी का आधे से ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान में है तो फिर पाकिस्तान में उसे इजाजत चाहिए होगी, और अगर उसका थोड़ा बहुत बिजनेस पाकिस्तान में है तो फिर उसे इजाजत नहीं चाहिए होगी। तो जी एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर तो एक ही होता है जी, इन्होंने कहा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर तो नॉर्मली एक होता है। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहुंच जाते हैं कंपनी को एडवाइस देने के लिए। कंपनी परेशान होती है, वो कहती है कि लॉ कह रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए, और जो है हमें तो फलाना बंदा बड़ा अच्छा लगता है, और एसईसीपी के चक्कर में कौन पड़े। आप कहते हैं सर मसला ही क्या है, एक काम करें, 2 प्रोडक्ट एक और डिस्ट्रीब्यूटर को कह दें कि एक दिन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आपके हो गए 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स, सोल डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो लॉ के अंदर लूप होल होते हैं, उसको लोग फायदा उठा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका अगर एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो कोई सोल नहीं होगा, तो अगर आप सिंबॉलिकली 1-2 और डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर देंगे तो